Welcome back with the second chapter of 7th class NCERT written by Romila Thapar. In first chapter हमने डिस्कस किया that is India and the world, how they interacted was what was the situation outside the India, जिसमें हमने यूरोप के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने सेंट्रल एशिया के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में डिस्कस किया और हमने डिस्कस किया किस तरीके से क्रूसेड्स हुआ, किस तरीके से जो है मेडिटेरियन रीजन तक इस्लामिक फोर्सेस और अरब फोर्सेस वहाँ तक पहुँची और किस तरीके से इस म्यूचुअल ट्रेड से फ़ायदा किस तरीके से नॉलेज का एक्सचेंज कैसे हुआ। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज द सेकंड चैप्टर। दैट इज सेकंड चैप्टर में क्या है, दैट इज द किंगडम ऑफ द साउथ। दैट इज द सेकंड चैप्टर बिटवीन 8th to 12th century, 8th to 12th century. That is this second chapter, that is the kingdom of the south. Okay, kingdom of the south. इसमें हम डिस्कस क्या करते हैं, इसमें जो साउथ का जो किंगडम है यहाँ पे नॉर्थ में जो है दैट इज राष्ट्रकूट, प्रतिहारास और पालास थे, वो हम थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं दैट इज द सबसे इंपॉर्टेंट इस दौर में एक रूलर आते हैं दैट इज द चोला रूलर्स। चोला रूलर जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है चोला रूलर्स की, ऑल्दो द रूलर्स वर ग्रेट, दे वर ग्रेट कनकरर, दे वर अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, बड़े इंपेरियलिस्ट थे, चाहे वो राजा हो चाहे वो राजेंद्र चोला हो। सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन चोलास की जो है दैट वाज इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज देयर कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। और आर्ट एंड कल्चर में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द टेम्पल। टेम्पल जो है वो बनने स्टार्ट हुए चोलास के टाइम पीरियड में, साउथ इंडिया में टेम्पल बने। एक नया स्कूल बना जो पल्लवास के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था और चोलास के टाइम पीरियड में पीक पे पहुंचा, उस स्कूल को बोलते हैं हम द्रविडियन स्कूल ऑफ टेम्पल आर्ट। सो लेट अस स्टार्ट विद द चोलास। पहले हम डिस्कस करेंगे सिचुएशन क्या है। ओके, द मेजर किंगडम्स ऑफ द डेक्कन एंड पेनिनसुला इंडिया ड्यूरिंग मिडिवल टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड में मेन की पॉइंट क्या है, ऑफ कोर्स देयर वाज इंटरकनेक्टिविटी थी बिटवीन नॉर्थ एंड द सदर्न रीजन। नॉर्थ में आपके राष्ट्रकूट से, प्रतिहारा से एंड पाला से। राष्ट्रकूट बेसिकली पेनिनसुला इंडिया में आता था, सदर्न इंडिया में नहीं आता था। द इंटीग्रेशन वाज रिफ्लेक्टेड इन नॉर्दर्न डेक्कन किंगडम, ट्राई टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल अप टू गंगा वैली, स्प्रेडिंग रिलीजियस मूवमेंट बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, ब्राह्मण्स माइग्रेशन हुई, बड़ी सारी चीजें हुई। यहाँ पे भक्ति मूवमेंट भी आती है, यहाँ पे अलवर्स और नयनार्स का कॉन्सेप्ट भी आता है। Albers were Vaishnavites and Nayanars were they for follower of the lordship. Okay, बड़ी सारी चीजें आती हैं। राष्ट्रकूट जो है, राष्ट्रकूट जो डेक्कन के थे, मतलब से सपोज दिस इज इंडिया, तो राष्ट्रकूट जो है वो यहाँ पे है, पालास जो है वो यहाँ पे है, सॉरी प्रतिहारास यहाँ पे है, पालास जो यहाँ पे है, और एक्सट्रीम यहाँ पे जो है दैट इज चोलास है आपके। ओके, द राष्ट्रकूटास ऑफ द नॉर्दर्न डेक्कन फॉट रिपीटेडली अगेंस्ट प्रतिहारास, जैसे हमने ये डिस्कस किया। तो ये यहाँ पे भी लड़ रहे हैं और यहाँ पे भी लड़ रहे हैं। पालास फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज, कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, एज वेल एज अगेंस्ट द पावरफुल चोलास इन द साउथ। सो राष्ट्रकूट जो है वो बीच फंसे हुए हैं, वो नॉर्थ की तरफ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, साउथ में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्थ में उनको पालास और प्रतिहारा से लड़ना पड़ रहा है और साउथ में चोला से लड़ना पड़ रहा है। ओके, तो चोलास की यहां तक बात कर रहे हैं। चोलास जो है दे बेस्ड इन तमिललैंड अराउंड तंजोर, तंजोर मतलब तमिलनाडु में। ओके, gradually became a prominent kingdom, that is थोड़ा स्पेलिंग में गड़बड़ है, prominent kingdom in the south by the 11th century after defeating Pallavas and the local rulers. तो अदर मेजर किंगडम जो है चोलास के साथ ही कौन कौन से हैं, पांड्यास ऑफ मदुराई, चेरास ऑफ केरला, लेटर ऑन चालुक्यास थे जिन्होंने राष्ट्रकूट को सक्सेड किया था, यादव ऑफ देवगिरी, ककातियास ऑफ वारंगल, होसाल साहब द्वार समुद्र नियर मैसूर, बड़ी सारी किंगडम्स हैं। तो इसमें कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन किस तरीके आ सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है भाई पांड्यास की किंगडम कहाँ है, मदुराई, चेरास की कहाँ है, केरला। ओके, देन देवगिरी किसकी है, यादव की, ककातियास कहाँ के हैं, वारंगल के, होसाल्स कहाँ हैं, द्वार समुद्र। ओके, तो चोलास इन सब में सबसे पावरफुल थे। ओके, इन सब में सबसे पावरफुल थे वो चोलास। Cholas had to fight these many kingdoms to maintain their dominant position in the south. ठीक है, तो इस दौर में ओवरऑल क्या हुआ, देयर वाज राइज ऑफ चोलास, चोलास का राइज हुआ है यहाँ पे। ओके, नाउ द सबसे पहला प्रोमिनेंट किंग जो है दैट इज चोला डायनेस्टी का, दैट इज राजा राजा। तो राजा राजा का जो रूल रहा हुआ है दैट इज 985 से 1016 तक। तो इसने क्या किया, छोटी छोटी जो किंगडम्स है उनको कनकर किया, पांड्या, चेरास एंड पार्ट्स ऑफ मैसूर टू एक्सपेंड चोला एम्पायर। देयर ही वाज द फर्स्ट रूलर जिसने नेवल स्ट्रेंथ को रियलाइज किया, नेवी अपनी खड़े की और सिलोन तक, श्रीलंका और मालदीव तक चला गया, और इसका एक मैरीटाइम ट्रेड था किसके साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ।
ओके, आल्दो इसने ज्यादा देर तक चीजों को कंट्रोल नहीं किया, लेकिन ही वॉज एबल टू मेक हिज प्रेजेंस अप टू नॉर्दर्न श्रीलंका तक इसकी प्रेजेंस थी। ओके, ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज रूलर दैट इज राजेंद्र चोला। राजेंद्र चोला इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट रूलर है। ही कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। ही मार्च हिज आर्मी नॉर्थ तक जो है वो दैट इज गंगा तक लेके चला गया। ठीक है, यहाँ पे उसने पाला किंग्स को भी हराया, जैसे समुद्रगुप्त का सदर्न सिमिलर, जैसे समुद्रगुप्त साउथ में आया था, ये नॉर्थ में चला गया। तो वहां पे उसने जो है एक, फिर जब साउथ में आया तो इसने एक सिटी बनाई जिसका नाम था गंगाई कोंडा चोलापुरम, उस चीज को, उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, देन नेवल कैंपेन कहां पे लेके गया? साउथ ईस्ट एशिया अगेंस्ट श्रीविजय किंगडम ऑफ मालय पेनिनसुला, सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया तक चला गया। श्रीविजय was obstructing Indian merchant ships passing through Malacca Straits for the lucrative China trade. Rajendra defeated Srivijaya to protect the Tamil merchants, और जिसकी वजह से रेवेन्यू भी आया और लॉन्ग टर्म जो है चीजों को मेंटेन भी किया गया। दैट इज वन ऑफ द रीजन साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन कल्चर का, इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की प्रेजेंस है। तो राजेंद्र चोला ने क्यों किया? क्योंकि वहां पे मर्चेंट्स को जो है वो नुकसान दे रहे थे, श्रीविजय किंगडम। ओके, देन अदर पॉइंट्स अगर चोला की बात की जाए, चोलास दे हैड ग्रेटनेस एवरीथिंग, बड़ी सारी चीजों में दे वर वेरी ग्रेट। जैसे चोला डायनेस्टी लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन ओशन से थर्ड और 13th सेंचुरी तक इन्होंने कंट्रोल किया। ओके, तो ये उनकी कैपिटल यहाँ पे थे, ये चोलास। ओके, मदुराई, देन ये श्रीविजय क्या बोलते हैं उसको, ये साउथ में, दैट इज श्रीलंका में भी इनकी प्रेजेंस थी। ओके, द कैंपेन हाईलाइट्स चोलास डोमिनेंट प्रेजेंस अक्रॉस इंडियन ओशन। चोलास मिलिट्री पावरफुल थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बड़ी जबरदस्त थी, नेवी पावर जो है वो बहुत जबरदस्त थी इनकी। उस टाइम पीरियड में नेवी की सिग्निफिकेंस इनको रियलाइज हुई। लेटर ऑन जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी की सक्सेस की बात करते हैं तो नेवी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम बात करते हैं हाउ दे वर सक्सेसफुल और मुगलों का डिक्लाइन क्यों हुआ, कुछ स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि मुगलों को नेवल पावर की जो कॉन्शियसनेस है कि यू शुड हैव अ नेवल पावर, वो बड़ी लेट जाके आई इनको। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव अगर स्ट्रक्चर की बात करें, प्रोविंसेस को क्या बोलते थे? दैट इज मंडलम। मंडलम के नीचे डिस्ट्रिक्ट जो है दैट इज नाडू। नाडू दैट इज कुर्रम आ गया, ग्रुप ऑफ विलेजेस और तहसील आ गया, सब डिस्ट्रिक्ट आ गया, और ग्राम जो है दैट इज द लोएस्ट यूनिट आ गया। दैट वाज अ चोला एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंसेस वर नोन एज मंडलम। मंडलम जो है, मंडलम के नीचे आपका आ गया दैट इज द डिस्ट्रिक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट्स वाज नोन एज नाडू एंड तहसील्स वर नोन एज कुर्रम, और लास्ट में साउथ में बिल्कुल जो है दैट इज द ग्राम आ गया। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, दैट इज ये सारी चीजें आ गई। ओके, तो चोला वाज द मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी बट एक्सपेक्टेड टू टेक एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें बड़े सारे प्रीस्ट भी होते थे। ओके, कैपिटल सिटी जो तंजौर है, जिसको कांचीपुरम और गंगा चोलापुरम जो है वो भी सिटीज इन्हीं के टाइम पीरियड में आई। देन द विलेज सेल्फ गवर्नेंस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, विलेज सेल्फ गवर्नेंस और विलेज जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है चोलास की, दे वर सिग्निफिकेंट in many villages. Local administration carried out by village assemblies known as ur and sabha. ur और sabha बोलते थे। member were chosen by lot from among the wealthy landowners and upper caste. The sabhas discussed and managed all aspects of the village life and prosperity through designated committees. सबसे पावरफुल कमेटी टैंक कमेटी होती थी। This enabled unity, share responsibility and popular participation. तो यहाँ पे जनरल असेंबली के बारे में बोला जाए, 3 असेंबली होती थी, उर, सभा और नगरम। ठीक है, कई विलेज में उर और सभा होती थी। उर क्या है? जिसमें सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। सभा क्या है? जिसमें सिर्फ ब्राह्मण पार्टिसिपेट करते हैं। नगरम क्या है? ये ट्रेड सेंटर्स थे। तो उर में क्या है? ऑल मेंबर्स फ्रॉम द विलेज आर मेंबर्स, एल्डर्स फॉर्म काउंसिल फॉर डे टू डे गवर्नेंस। सभा में जो है दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू, दैट इज स्पेसिफिक, सिर्फ ब्राह्मण ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। इसमें इतना है नहीं है जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है, बाद में ज्यादा डिटेल में है चोलास की एडमिनिस्ट्रेशन। देन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ऑफ कोर्स ब्राह्मण जो है वो फर्स्ट रैंक पे आते थे। दे वर द लर्न्ड स्कॉलर्स, गिफ्टेड टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स, जिसको ब्रह्मदया लैंड ग्रांट्स भी बोलते थे, अग्रहार भी बोलते थे। सम बिकम्स वेल्दी लैंड ओनर्स, मर्चेंट्स, दे वर प्रॉस्परस ड्यू टू थ्राइविंग ट्रेड विद चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, विद इन इंडिया। तो ये आपका आ गया दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दैट इज शूद्रास, और दलित जो है दैट इज उससे भी लोअर कास्ट आ गए, अनटचेबल्स आ गए। ओके, रेवेन्यू सोर्सेज क्या है? दैट इज द लैंड टैक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। टैक्सेस ऑन ट्रेड कलेक्टेड फ्रॉम द मर्चेंट्स अगेन इज एन इंपॉर्टेंट।
पार्ट ऑफ द रेवेन्यू वेंट टू द किंग, रेस्ट को यूटिलाइज किया जाता था पब्लिक वर्क्स के लिए, कहीं सैलरी देने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स, लैंड वाज क्लासिफाइड एज अ टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल। जनरली 1/6 जो है दैट वाज टोटल जो है वो डिमांड की जाती थी, ओके, और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली फार्मर से लिया जाता था। यहां तक मर्चेंट गिल्ड्स की बात आ गई, दैट इज मनीग्राम, जैसे मैंने बोला था दैट इज नगरम होता था एक सोसाइटी, जो सोसाइटी में जो है ट्रेड सेंटर था, ठीक है। लार्ज स्केल ट्रेडिंग गिल्ड्स ऑपरेटेड कारवान्स, मतलब कारवान्स हो गए बड़े बड़े काइंड ऑफ यू नो एक एसोसिएशंस विद आर्म गार्ड्स एक्टेड एज अ बैंक्स प्रोवाइडिंग कैपिटल। तो उस टाइम पीरियड में जो गिल्ड्स जो थी एसोसिएशन थी, दे वर एक्टेड लाइक अ बैंक्स, दे वर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो उसको सेव करने के लिए इन्होंने अपने आप को आर्मी वार्मी भी रखी होती थी इनको, ओके। टाउन गिल्ड्स कलेक्टेड लोकल गुड्स फ्रॉम मर्चेंट्स, गिल्ड ट्रेडेड फार एंड वाइड। अदर सोशल ग्रुप्स कौन से हो गए, दैट इज लेबरर इन टाउन्स, पीजेंट्स इन विलेज, सबसे वर्किंग पुअर वर्किंग क्लास थी। दे टॉल टू सस्टेन लग्जरियस लाइफ स्टाइल्स ऑफ द किंग एंड एलिट्स, बेचारे वही पे करते थे। शूद्र लो कास्ट आ गए, उनको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी, प्रोहिबिशन थी, टेम्पल वर्शिप नहीं थी, तो जिसकी वजह से ब्राह्मण जो थे ओवरऑल अगर बात की जाए, पिक्चर ऑफ हाईली स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी है चोलास की, विद ब्राह्मण्स, इंटेलिजेंसिया और इंटेलेक्चुअल क्लास, वेल्दी मर्चेंट्स टॉप पे थे और लेबर जो है और पीसेंट जो है बिल्कुल साउथ में आते थे। अगर हम टेम्पल्स की बात करें तो टेम्पल जो है दे प्लेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, डोनेटेड जनरसली, टेम्पल्स को डोनेट की जाती थी। जैसे बृहदेश्वर टेम्पल है, बृहदेश्वर टेम्पल राजा ने बनाया था, राजा ने बनाया था, कब बनाया था, 1010 में बनाया गया। इवॉल्व फ्रॉम रॉक कट श्राइन्स ऑफ पल्लवास, पल्लवास के टाइम पीरियड में जो रॉक कट श्राइन्स है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं रथ टेम्पल, ये पल्लवास के टाइम पीरियड में थे। इसी से जाके जो है द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर इवॉल्व हुआ। मेन कंपोनेंट टेम्पल्स क्या क्या है, कौन कौन से जो है पैरामिड्स है टेम्पल के, ये जो आ गया दैट इज अ गर्भगृह, यहाँ पे मेन मूर्ति है। दिस पोर्शन जो है जिसको आप विमान बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड विमान एंड दिस इज कॉल्ड शिखर। ये आपका असेंबली हॉल जो है दिस इज कॉल्ड मंडप, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड गोपुरम। गोपुरम जो है दैट इज द गेटवे, ओके। गेटवे जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का। द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द गेटवे, ओके। आर्ट एंड कल्चर की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द, नाउ सी, दिस इज कॉल्ड शिखर, दिस इज कॉल्ड शिखर, दिस इज कॉल्ड विमान, दिस इज कॉल्ड मंडप, काइंड ऑफ मंडप है ना, ओके। रिलीजियस एंड सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्पल, टेम्पल्स वर नॉट जस्ट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, सोशल एक्टिविटीज का भी सेंटर था, कम्युनिटी गैदरिंग का भी होता था, फेस्टिवल रीजन्स का भी, वेल्थ भी होती थी, डोनेशन आती थी, ऑफरिंग्स आती थी, स्कल्पचर्स होते थे, गॉड्स होते थे, रॉयल्टी होती थी, बैटल्स होते थे, डांसेस होते थे, ओके। डिवाइन इमेजनरी जो है आपके जो चोलास, फॉर एग्जांपल स्कल्पचर है चोलास में, स्कल्पचर जो है वो भी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गया। तो टेम्पल से रिलीजियस नहीं है, टेम्पल्स जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी पार्ट है, टेम्पल सोशल एक्टिविटी का भी पार्ट है। टेम्पल जो है अभी, लेकिन टेम्पल पे पॉलिटिसाइजेशन, पॉलिटिकल नहीं थे टेम्पल, इकोनॉमिकली ज्यादा थे, ओके। जैसे ये दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द चोलास का ये नटराज है, ओके, दैट इज द नटराज, नटराज स्कल्पचर्स ऑफ चोला, द फेमस स्कल्पचर ऑफ चोलास। तो इस नटराज के 4 जो हैं वो हाथ हैं, 1 2 3 एंड 4, ओके। तो यहाँ पे क्या है, एक हाथ में क्या है, फायर है, ओके, फायर है। एक हाथ में क्या है, दैट इज डमरू है। तो एक हाथ में फायर, एक हाथ में डमरू, ओके। एक हाथ जो है अभय मुद्रा में है, एक हाथ जो है डाउनवर्ड को डोनेट कर रहा है, एक पाँव हवा में है, एक पाँव जो है ये ड्वार्फ है उसके ऊपर है, एंड देयर इज द सर्कल, निम्बस सर्कस ऑफ द लाइट्स, ओके। और इसमें जो है 3 है, ठीक है, जो शिव है उसके 3 सर हैं, एंड मैटेड विद द स्नेक्स जो है दैट इज ये मैटेड हेयर्स हैं उसके, और यहाँ पे जो है स्नेक्स है। तो हर एक चीज जो है इन चीजों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो नटराज है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑन वन हैंड द शिव, द नटराज, द डांसर इज कैरीड डमरू, ऑन द अदर हैंड इट कैरीड फायर। तो डमरू सिग्निफाइज क्रिएशन, फायर सिग्निफाइज डिस्ट्रक्शन। सो इट मीन्स क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन जो है दैट इज द कॉन्टिन्यू प्रोसेस, ओके। तो ये अभय मुद्रा है, दैट इज डू नॉट फियर, और ये जो है दैट इज मुद्रा दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द अर्थ। अर्थ पे क्या है, दैट इज इनलाइटनमेंट। एक पाँव हवा में है और एक पाँव जो है ये जो ड्वार्फ है, ड्वार्फ क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, इग्नोरेंस। एंड दिस इज द कंटिन्यू साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये जो लाइटिंग का साइकिल जो है,
ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में नटराज पे फुल फ्लेज लेक्चर है हमारा। ठीक है, तो नटराज जो है दैट इज द फेमस स्कल्पचर्स फ्रॉम द चोलास। चोलास के टाइम पीरियड का सबसे फेमस स्कल्पचर जो है दैट इज चोलास ही है। ओके, सो एजुकेशन की अगर हम बात करें, लैंग्वेजेस, रिलीजन, फिलोसफी की बात करें, जो चोलास के टाइम पीरियड में था, टेम्पल्स जो है इसमें विलेज असेंबलीज भी होती थी, एजुकेशन भी होता था। प्रीस्ट एक्टेड एज अ टीचर्स टीचिंग संस्कृत फॉर रिलीजियस टेक्स्ट, लैंग्वेजेस लोकल लैंग्वेजेस में किया जाता था। तमिल इनकॉर्पोरेटेड संस्कृत वर्ड्स, मेजर तमिल जो है यहाँ पे कम्मन के रामायण लिखी गई। ठीक है, अदर रीजनल लैंग्वेजेस तेलुगु, कन्नड़, ये पंपा पोना जो है ये स्कॉलर्स हैं कन्नड़ लैंग्वेज के, वो भी इस टाइम पीरियड में आए हैं। फिलोसफीज की अगर बात की जाए तो कंटिन्यूएशन ऑफ तमिल भक्ति ट्रेडिशन, अलवर्स, नेयनार्स, अलवर वैष्णव, नेयनार्स शिव। न्यू एगलिटेरियन मूवमेंट इमर्ज हुई, दैट इज लिंगयात अंडर बासव इन कन्नड़ रीजन, दैट इज मोनेस्टिक अद्वैत फिलोसफी ऑफ शंकराचार्य। शंकराचार्य का बर्थ कहां पे हुआ था? केरला में। कौन सा रीजन? कलादी। शंकराचार्य ने 4 मठ स्टैब्लिश किए, 4 मठ स्टैब्लिश किए, दैट इज बद्रीनाथ, दैट इज द्वारका। कौन कौन से किए? बद्रीनाथ, दैट इज द्वारका, दैट इज पुरी, और यहां पे श्रृंगगिरी। शंकराचार्य रोट अ कमेंट्री ऑन द हिंदू स्क्रिप्चर्स। ठीक है, स्क्रिप्चर्स पे कमेंट्री लिखी गई, उपनिषद पे कमेंट्री लिखी गई, योग सूत्र पे कमेंट्री लिखी गई। Then he also wrote commentary on Bhagavad Gita. Okay. Then Vaishnavite of Ramanuj, that not Vaishnavite, sorry, वशिष्ठ अद्वैतवाद, रामानुज। शंकराचार्य का क्या था? अद्वैतवाद। इसका क्या था? विशिष्ट अद्वैतवाद। अद्वैतवाद मीन्स नॉन ड्यूलिज्म। विशिष्ट अद्वैतवाद मतलब दैट इज क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म। द्वैतवाद माधवाचार्य, शंकराचार्य द्वैतवाद। तो बहुत सारी फिलॉसफीज आई। द्वैतवाद माधवाचार्य बोलता है आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। ठीक है, आत्मा और ब्रह्म जो है वो अलग अलग है। शंकराचार्य कहता है कि अलग अलग नहीं है, दोनों एक है। और रामानुज कहता है विशिष्ट अद्वैतवाद है, क्वालिफाइड है, मतलब दोनों एक ही हैं लेकिन उसका अपना एग्जिस्टेंस भी है। जैसे समुद्र में लहरें हैं, लहरें कुछ टाइम के लिए अलग है लेकिन समुद्र के साथ मिल जाती हैं, दैट इज अ विशिष्ट अद्वैतवाद। शंकराचार्य कहता है लहरें है ही नहीं है, वो समुद्र से ही है, समुद्र ही है, लेकिन माधवाचार्य बोलता है नहीं, दोनों चीजें हैं। सो ये इसको भी, ये हमारा अलग से टॉपिक है। ओके, देन लास्टिंग इम्पैक्ट क्या पड़ा? देन तो चोलास वर नोन फॉर पॉलिटिकल डोमिनेशन, मैरीटाइम ट्रेड, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग, पैट्रोनेज टू आर्टिस्ट, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, लिटरेरी वर्क्स लिखे गए। भक्ति मूवमेंट स्ट्रेंथन हुई, जिसमें आपका भक्ति मूवमेंट में अभी क्या क्या आया? भक्ति मूवमेंट में अभी अलवर्स आए, नयनार्स आए, वीरा शिव आया, अद्वैतवाद आया, द्वैतवाद आया, विशिष्ट अद्वैतवाद आया, कल्चरल प्रोग्रेस हुई, पॉलिटिकल माइंड थी, रिलीजियस इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट द चोला एम्पायर। तो चोला एम्पायर, राजेंद्र चोला, राजा राजा। ओके, देन उसके बाद द्रविडियन स्कूल ऑफ आर्ट, द्रविडियन स्कूल ऑफ आर्ट। उसके बाद स्कल्पचर, स्कल्पचर में दैट इज नटराज। उसके बाद अलवर, नेयनार। उसके बाद द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैतवाद माधवाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुज। ठीक है, वीरा शिवा वो अलग लिंग्यात कम्युनिटी है। उसके बाद द्रविड़ आर्किटेक्चर, उसके बाद विलेज असेंबली, उर, सभा, नगरम। ठीक है, उर में सारे आते हैं, यहाँ पे एल्डर्स आते हैं, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके सिर्फ ट्रेडिंग सेंटर्स वाले आते हैं। ओके, सभा में ब्राह्मण से, देन अग्रहारा लैंड ग्रांट्स, ये सारी चीजें जो हैं चोलास के टाइम पीरियड में। सो चोलास आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच।